दोपहर के 1 बजने वाले हैं और बिहार इलेक्शन से जुड़ा पल पल का अपडेट आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज सबसे तेज आप तक पहुंचा रहा है। और रुझानों में एनडीए को फिर से बढ़त बनती हुई ये टैली आप देख लीजिए। एनडीए 129 पर बरकरार है, महागठबंधन 95 पर, एलजेपी थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, कभी 5 कभी 6, अन्य के खाते में 14 सीटें जाती हुई। रुझानों में एनडीए को बम्पर बहुमत फिलहाल यहां पर दिख रहा है। एनडीए को 128, महागठबंधन को 98 सीटों पर बढ़त। उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब तक के रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर 20% सीटों पर इस वक्त बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और जेडीयू को 15% वोट मिले हैं। ये वोट शेयर अब तक क्या रहा है, अब तक की काउंटिंग के दौरान, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कांग्रेस को 9.2%, जबकि आरजेडी को 22.98% वोट अब तक मिले हैं। यानी कि वोट के लिहाज से अगर हम देखें तो आरजेडी यानी कि तेजस्वी की पार्टी फिलहाल सबसे आगे है, लेकिन सीटों के मामले में पीछे है। और बीएसपी और एआईएमआईएम का जो फैक्टर था, जो बता रहा था कि बिहार की राजनीति में वो अपनी छाप छोड़ेगा, खासतौर पर एआईएमआईएम फैक्टर, 1% वोट मिला है। लेकिन बड़ी खबर, पिछले चुनाव की तुलना अगर कर रहे हैं तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का एक बयान सामने आया। मतगणना केंद्रों में 45% का इजाफा है, लिहाजा अंतिम परिणाम सामने आने में देरी हो सकती है। और इसी के लिए अब से कुछ देर में चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाला है। 1:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है, जिसमें चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि फिलहाल जश्न शुरू हो गया है। ये जेडीयू दफ्तर की तस्वीरें हैं, जहां पर जीत की आहट को महसूस कर लिया है और इसीलिए देखिए पूरे ढोल मंजीरों के साथ उतरा है जेडीयू कार्यकर्ता और खुशी अभी से वो सेलिब्रेट कर रहे हैं जीत। लेकिन रोहित, सोचना होगा कि कल तक तो महागठबंधन जश्न मना रहा था, जगह जगह पोस्टर होर्डिंग लगा दिए थे, भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी को दिखा दिया था, और आज तस्वीरें ठीक उलट गई हैं और ये साइलेंट वोटर ने कमाल किया है। रचना, वाकई ये साइलेंट वोटर कुछ इस तरह बोला है कि जो जश्न थे, जो चेहरे थी, जो आवाजें थी और जो जगह थी, सब में बदला हुआ है। राजीव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अजय आलोक जेडीयू से कह रहे हैं कि हम 150 सीटों तक जाएंगे। जो आंकड़ा है वो करीब 125 और 133-34 के बीच में लगातार झूल रहा है। क्या आप भी देखते हैं इस तरह के आसार कि ये 150 तक जा सकता है एनडीए के लिए? अजय आलोक अब अतिरेक में आ गए हैं। इन्हीं की पार्टी के केसी त्यागी हैं जो सुबह ही अपनी हार मान रहे थे। जितने भी जेडीयू के नेता और बीजेपी के नेता हैं, अब अभी जो स्थिति है उसके आधार पर उनका जोश आप देखिए। और सुबह तक जो स्थिति थी, मेरी तो बात लगातार होती रही है, तो पिछले 2-3 दिनों में जो मेरी बात हुई है उसके आधार पर तो वो मानकर चल रहे थे कि सत्ता इस बार निकल गई है। वो मानकर चल रहे थे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। वो मानकर चल रहे हैं कि इस बार बिहार की जनता ने उनको नकार दिया है। अब जो स्थिति है, अजय आलोक जैसे लोग कहते हैं कि 150 तक चले जाएंगे, ये अतिरेक है उनका। और बस चूंकि अब आंकड़े आ गए हैं, आपके हाथ में बाजी आती हुई सी दिख रही है। मैं कह रहा हूं कि अभी आप लोग कह रहे थे कि ईवीएम की संख्या इस बार ज्यादा है, पोलिंग बूथ ज्यादा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से यह इंतजाम किया गया, तो काउंटिंग में वक्त ज्यादा लगेगा। अभी जो स्थिति आपको दिख रही है, यही कमोबेश नतीजे में तब्दील होगी। हो सकता है कि महागठबंधन 100, 103-4 तक चला जाए, वो 120, 122 तक आ जाए, लेकिन उनके पास बहुमत के आसपास की लकीर पर रहने की गुंजाइश बनी रहेगी। और ऐसी ही वजह से, इसी कारण से अब वो अजय आलोक जैसे लोग हैं वो 150 और 155 की मुनादी करने लगे। ठीक है, जेडीयू दफ्तर के बाहर हम चलते हैं। बरखा हमारी संवाददाता वहां पर पहुंची और किस तरह से वहां पर अब जो जेडीयू के कार्यकर्ता हैं वो खुशी मना रहे हैं, किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए तो चीजें पूरी तरह से पलट गई हैं और एक बार फिर से जो सत्ता है वो एनडीए की तरफ आती हुई दिख रही है। तो जेडीयू दफ्तर में क्या माहौल है उसको अच्छे से बता रही बरखा। तस्वीर एक बार फिर करेंगे, लेकिन राणा जी, अभी जो आप बात कह रहे थे और हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए, जरा टैली पर नजर डालें और दर्शकों को इस टैली को समझाएं। मैं देख पा रहा हूं कि जो अदर्स का फैक्टर है ये भी गेन करता हुआ लगातार दिख रहा है। जिस तरीके से एनडीए गेन कर रही, देखिए एनडीए कुछ कम होता है तो अदर्स गेन करता है, उस तुलना में महागठबंधन गेन उतना नहीं कर रहा है। अगर आप एलजेपी को छोड़ें, एलजेपी के पास मैं बहुत पहले से कह रहा हूं कि 4 से 6 सीटें एलजेपी के पास होंगी, इससे ज्यादा होगी नहीं। ये अदर्स जो हैं, ये हो सकता है कि सरकार बनाने में
बड़ी भूमिका निभा ले जाएं। जैसे एनडीए 133-34 तक चला गया था, अब खिसक करके 127 पे आ गया है, हो सकता है कि और नीचे आ जाए, तो लाजमी है कि महागठबंधन का जो आंकड़ा है वो ऊपर जाएगा। यह फासला 8-10 सीटों का अगर रह जाता है तो उसमें फिर अदर्स की भूमिका इसलिए भी रहेगी। हरियाणा में हुआ कि हरियाणा में आपको सरकार को स्थिर करने के लिए फिर समझौता करना पड़ा, एक गठबंधन तैयार करना पड़ा दुष्यंत चौटाला के साथ। वैसे ही आपको इन सभी अदर्स को लेकर के आना पड़ेगा और अपनी सरकार को स्थिर बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। लाजमी है कि इनको भी मंत्री पद देना पड़ेगा। तो अदर्स की जो अभी मौजूदा स्थिति है और आंकड़े थोड़ा बहुत आगे पीछे रहे 8-10 सीटों का, तो अपनी सरकार को स्थिर बनाने के लिए, उसको ताकत देने के लिए इन लोगों के लिए दिन निकल आएंगे और इनकी चांदी हो जाएगी। यह जो 15 लोग हैं यह बड़ी भूमिका निभाएंगे। और ये स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जो ज्यादा डिमांडिंग नेता थे वो योगी दूसरे नंबर पर थे। वशिष्ठ नारायण सिंह जदयू के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह, वशिष्ठ दा हम लोग कहते हैं। और वशिष्ठ दा लगातार जो है जेडीयू के लिए चाणक्य की भूमिका में है। मैं लगातार जब पहले चरण की बात हो, दूसरे चरण, तीसरे चरण में जब हम लोग फील्ड से आते थे तो दादा से बात करते थे। दादा कहते थे कि सरकार बनेगी एनडीए की। दादा, जो रुझान आ रहे हैं, अब आप बड़ी मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात? हम कभी मुस्कुराते हैं बराबर। माने मुस्कुराने का मतलब हमारे ऊपर कैसी भी परिस्थिति में एक मेरा पहले से स्वभाव है, हम घबराहट में नहीं रहते हैं, बेचैनी में रहते हैं। मतलब ये कहाँ टैली आके रुकेगी, आपको क्या लगता है? आपको तो कह दिए कि निश्चित रूप से 130 से ऊपर जाएगा हम लोगों का, चूंकि जो हमको सूचना दी गई और जिस आधार पर अभी चल रहा है, तो हमको तो पहले से अनुमान था कि कुछ अधिक जाएगा। लेकिन जिस ढंग से चुनाव लड़ा गया, कल ही भी पटना का दृश्य आपने देखा होगा। जन्मदिन तो मनाया ही जाता है ठीक समय, कल ही पटना का दृश्य देखे और लोगों को मालूम हो गया था कल तो वोट था नहीं। यदि ऐसा दृश्य कल पहले दिखा दिया जाता तो शायद एनडीए कहाँ पहुंचता कोई ठिकाना नहीं। लेकिन ये तो आप लगातार सुशासन कुशासन दोनों बात करते रहे थे, लेकिन नीतीश जी का जो ये कहना कि अंतिम चुनाव है, क्या उसका असर पड़ा? देखिए, एक बात जान लीजिए, राजनीति में कोई रिटायर नहीं होता और सार्वजनिक और सामाजिक क्षेत्रों में जो सामाजिक और राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में व्यक्ति रिटायर नहीं होता। अंतिम सांस तक जिन असूलों पर वो काम करता है उसके प्राण के साथ वो असूल जाते रहते हैं। नीतीश जी का अपील तो किए थे ना कि भाई नहीं, नीतीश जी अपील करेंगे तो उसका असर तो पड़ा। नीतीश जी का जीवन बराबर संघर्ष का है। नीतीश जी का जीवन एक मेथोडिकल लाइफ से, और नीतीश जी ने बिहार का जो सपना देखा था कि यदि हमको मौका मिलेगा इस बिहार को सजाने का काम करेंगे, संवारने का काम करेंगे। तो अप एंड डाउन्स बहुत चल रहे हैं। जैसे जैसे एक एक राउंड की काउंटिंग आगे बढ़ती जा रही है, कुछ प्लस हो रहा है, कुछ माइनस हो रहा है। तो मेन जो फाइट है वो एनडीए और महागठबंधन के बीच ही फाइट जो है नजर आ रही है। इस वक्त ग्राउंड पर हमारे सहयोगी राकेश कुमार सिंह, सीनियर एडिटर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, ओवर टू यू। देखिए, वशिष्ठ दा लगातार जो है पूरे जो एनडीए के परफॉर्मेंस है उस पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार यहां से उम्मीदवारों से भी बातचीत कर रहे हैं। वशिष्ठ दा, क्या नीतीश कुमार जी से बात हुई? नहीं, लगातार हम उनके संपर्क में हैं और अब प्रतिदिन उनसे मैं बात करता हूं, लेकिन पहले मैं सारी जानकारी ले लेने के बाद नहीं तब उनसे बात करते हैं। और इसलिए आज भी बात होगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद तैयार होके, जब तक हमको पूरा फिगर नहीं मिल जाएगा तब तक नहीं हो। और समीक्षा लेते हैं, कुछ सीटों के लिए ज़रूरी है
जहाँ हम निश्चित जीतने की उम्मीद कर रहे थे, क्या कारण हुआ, इन सब बातों की जानकारी लेने के बाद उनके पास जाएंगे। क्या उम्मीदें थी दादा इस तरह की परिणाम के? 8-10 सीटें मैं देख रहा हूँ, 10 सीटें ऐसी हैं जिन पर हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि इसका रिजल्ट बढ़ना चाहिए। जो मार्जिनल हम लोग ट्रेलिंग कर रहे हैं, माने कम वोट से, इस सब का ले लेते हैं। चूँकि अभी थोड़ा मतगणना में और कुछ समय लगेगा तो उसको देख लेते हैं। महिलाओं को लेकर महिलाओं के वोटरों का क्या आपके प्रति रुझान रहा? वही आपको पहले भी मैं कह चुका हूँ, आप लोग जो मूल्यांकन करते हैं उसमें एक चीज का ख्याल नहीं करते हैं। जनरल जो सर्वे करते हैं लोग, हमने तो दादा आपको सही बताया था। हाँ, ये कितने लाइन पुरुषों की भी होती है, लाइन महिलाओं की होती है। कितने महिलाओं से आप लोग बात करते हैं? पुरुष तो चौक चौराहे पर भी भेटा जाएंगे निकलने के वक्त। यदि सैंपलिंग आपका पुरुषों का 20-25% होता है तो उनका आप 10% भी कर देते हैं। आप वही सैंपल जब आप लेते हैं तो ये सही खबर नहीं पहुंच पाती। महिला वोटरों ने भी नहीं बचाया दादा जेडीयू को, तो ये हम लोग का भरोसा भी था। अब चूंकि महिलाओं के बीच में इतना काम हुआ है, घर की चारदीवारी से लेकर के उनको जो सरकारी सर्विस मिला है, उनकी लड़कियां जो स्कूल में गई हैं, ये तो ऐसा चीज नहीं है कि कुछ दिनों तक चल जाए तो उसका स्थायी नहीं असर होगा। रोज रोज देख रही हैं कि क्या परिवर्तन हुआ है हमारे लड़की के अंदर, लड़का के अंदर क्या परिवर्तन। इवन कि जो माता पिता हैं उनके अंदर भी एक भाव पैदा हुआ है। लड़कियों के अंदर तो है कि हम भी अच्छे ढंग से अपने बाल बच्चा को पढ़ावें, पेट काट करके भी अपने बच्चों को पढ़ाते, इसका असर हुआ है। तीन ऐसे कारण बताएंगे जो जिससे लगता है कि एनडीए को, खासतौर पर जेडीयू को रिपीट करने में, एक तरह से जो एनडीए सरकार बनने में। 3 कारण नहीं, 5 कारण है। एक तो आप समझ लीजिए पहले है, जिसको इस समाज की या व्यक्ति की एक बड़ी खूबी होती है, जो देता है उसी के प्रति लोग उसी से ज्यादा मांगते हैं, आप उसी के प्रति असंतुष्ट भी होते हैं। तो बिजली और सड़क का मुद्दा है भी, आपने देखा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा मैं मानता हूं कि ये जो सड़क की हालत और गांवों में जो पहुंच पथ बना है, इसने बहुत प्रभावित किया है। लड़कियां जो साइकिल पर चढ़ते हुए, पोशाक पहनते हुए निकला है शिक्षा व्यवस्था में, उससे सबसे बड़ा है कि ढांचा शासन का बदला है। सरकार भी दिखाई पड़ रही है, और लालू यादव के सामने सरकार नहीं थी, गैंग्स थे। और गैंग्स जब सामने आ जाते हैं तो कानून का कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये वही हुआ, लोगों के दिल और दिमाग को बेचैन किया था। आज 2 चरणों के अंदर तो ये बात इतना घरा जो हुआ। अब कल ही आपने पटना का दृश्य नहीं देखा, जब ही मालूम हुआ आपको ये कि आपके सर्वे का कुछ रिपोर्ट आया टीवी पर, कि वही पटना में किस ढंग से दुकानदार डिस्कशन करने लगे कि क्या वही दिन आएगा, अब क्या अशांति रहेगी। अब दादा इस तरह के परिणाम के प्रति आश्वस्त थे क्या आप? हम तो आश्वस्त थे। अब किसी चैनल की बात करें, जितने चैनल से हमने बात किया, ये हमने कहा कि सरकार तो हमारी ही बनेगी। कुछ सीटों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन सरकार हमारी ही बनेगी। क्योंकि काम का आधार जो बना, हर एक घर में किसी न किसी रूप में सरकार पहुंची है। चिराग ने असंभव नीतीश का नारा दिया था। चिराग के बात को भी नोटिस लेते हैं। वो तो नीतीश जी पर कितना इंक्वायरी जांच बैठाते 2-4 सीट पर चले आए। सपना देखने से कोई किसी को रोक सकते हैं क्या? बदजुबान बोलने से किसी को रोक सकते हैं क्या? जो बिना आधारहीन बात कर। ठीक है राकेश, आपने बातचीत की वशिष्ठ नारायण सिंह से, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जो नतीजे हैं, जैसा कि ये कहा जा रहा है कि नतीजों को आने में वक्त लगेगा, और हो सकता है कि जो फाइनल रिजल्ट हैं, यानी कि कौन जीता कौन हारा, ये फाइनली देर रात तक पता चलेगा। उसी पर मुख्य चुनाव अधिकारी ने क्या कहा है, जरा वो देखिए। हमारा नंबर ऑफ राउंड्स बढ़ेगा। कुछ केसेस छोटा है,
कुछ मतलब छोटा मतलब नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशंस कम हैं जहाँ 24-25 राउंड में कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसे भी एसीज है जहाँ हमारा 50-51 राउंड चलेगा। ऑन एन एवरेज तो हमारा 33 से 35 राउंड पर एसी है। तो पहले हम लोगों का नॉर्मली 26 राउंड का आसपास में होता था, एवरेज 25-26 राउंड का आसपास में। इस बार वो बढ़ करके करीब 35 राउंड हो गया। तो निश्चित रूप से हम लोगों का काउंटिंग देर शाम तक चलेगा। अभी तक सर अप्रॉक्स में पूछ रहा हूँ, मतलब ऑलमोस्ट कितने राउंड की हो चुकी है? देखिए, कुछ एसिस में 16 राउंड 18वां राउंड चल रहा है, कुछ एसिस में 12वां राउंड 13वां राउंड चल रहा है। तो सभी एसिस में यूनिफॉर्म नहीं है, कुछ एसिस में फास्ट चल रहा है, कुछ एसिस में स्लो है। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स उसको लगातार मॉनिटर कर रहा है। अधिकारी एचआर श्रीनिवास को आपने सुना और उनके जरिए कहा गया आमतौर पर जो राउंड 25 से 26 होते हैं अब बढ़कर 35 हो गए हैं। अमूमन अगर 25 से 26 और अब 35 हो गए तो ये सीधे सीधे 10 राउंड एक्स्ट्रा हो जाते हैं और ये 10 राउंड एक्स्ट्रा काउंट भी होने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन भी करनी है, कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी करना है। 45% ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए थे और इसीलिए नतीजे अब देर रात तक फाइनल हो सकते हैं। उदित राज कांग्रेस नेता कुछ कह रहे हैं, सीधे चलते हैं, क्या कह रहे हैं वो सर? लेके आए 300-400 सीटें लेके आए तो भी मैं कहूंगा कि ईवीएम जाना चाहिए, क्योंकि जब आप मंगल ग्रह पर और चांद पर जिस सैटेलाइट को आप भेज रहे हो जमीन से नियंत्रित करते हो और वहां पर कोई गड़बड़ी है तो रेक्टिफिकेशन जमीन से हो सकता है, तो ईवीएम क्या चीज है। और अभी बड़ौदा जो हरियाणा में चुनाव हो रहा था तो ब्लूटूथ से वो जो कोडिंग थी 1 2 3 4 जो भी कोडिंग थी उससे लड़के जो है हैक कर रहे थे और वोटिंग डाला, वो पकड़े गए हैं। तो ईवीएम जनतंत्र के लिए, ये नहीं कि केवल बिहार के चुनाव को देखते हुए, मैं पहले से कह रहा हूँ, आज कहना और भी तार्किक है। अगर पहले मैं कहता तो अलग बात है, पहले 10 बार कहा हूं, आज इसलिए भी कहा कि मौका और दस्तूर भी है। तो सर ऐसा तो नहीं कहें कि जिस तरह से एनडीए आगे चला ईवीएम का आपने गुफा छोड़ दिया, ये कह रहे हैं कि अब एनडीए जीत रहा है तो ईवीएम की। हाँ, एक कारण यह भी है, क्योंकि जहां बीजेपी और जेडीयू के कैंडिडेट को लोग सुन नहीं रहे थे, मार मार करके दौड़ा रहे थे, मोदी जी की रैलियां फ्लॉप थी और नीतीश जी को तो कोई सुनने को तैयार नहीं था और कई जगहों पे जनता ने बहुत रोष भी प्रकट किया है। तो एनडीए को 126, महागठबंधन को 104 सीटों पर बढ़त इस वक्त जो करंट फिगर टैली में 126 और 103 है और ये इस वक्त का रुझानों में एक बढ़त दिखाई पड़ रही है दोनों ही गठबंधनों की। तमाम मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, राणा यशवंत जी भी जुड़े हुए हैं और मैं सीधे शुरुआत करना चाहूंगा उदित राज के बयान से। बहाने ढूंढने शुरू हो गए हैं, वक्त रहते ईवीएम को डायन बताने की कोशिश शुरू कर दी गई है। ये राजीव अक्सर होता है लोकतंत्र में, या तो आप चुनाव की एक प्रक्रिया को मान लीजिए या फिर आप उस पर अपना कोई फैसला ले लीजिए, फिर आप चुनाव में उतरते ही क्यों हैं। जब हक में आपके अब फैसले आ जाएं तो ईवीएम ठीक है, जब फैसला आपके खिलाफ चला जाता है तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने लगते हैं। तो लोकतंत्र में एक व्यवस्था है, एक संस्था है जिसको हम चुनाव आयोग कहते हैं, ऑटोनोमस बॉडी है, वो चुनाव करवाती है। उसने एक बार बुला करके सभी दलों को कहा कि ये चैलेंज करते हैं हम, आप ईवीएम को हैक करके दिखाइए। आप क्यों नहीं गए उस समय? जिन दलों ने पहले एतराज किया था उन्हीं दलों ने वहां टर्न अप होने से मना कर दिया था। तो अब जब नतीजे आपके हक, पंजाब में क्या ईवीएम ठीक थे, वहां आपकी सरकार आ गई, तो जब कर्नाटक में आपकी सरकार आ गई थी तब ठीक थे क्या? महाराष्ट्र में आज की तारीख में आप हैं एक सरकार में, तो उस समय ईवीएम ठीक थी क्या? मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार आई थी तब ईवीएम ठीक थे? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप अपनी हार का कारण क्या बताते हैं। आप जमीन पर लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते हैं। 15 साल की एक सरकार अपनी वापसी कर ले जाती है तमाम तरह की दिक्कतों, परेशानियों, मुसीबतों और नाराजगी के बाद, और आप 70 सीटें लड़ने के बाद भी 17 सीटें भी आप नहीं बचा पाते हैं अभी। तो ये आपकी कमजोरी है। कांग्रेस जैसा बड़ा दल जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी होने की हैसियत रखना चाहता है, हालांकि लोकसभा चुनाव में बार बार वो
सदन में नेता प्रतिपक्ष होने की हैसियत हासिल करने की स्थिति में नहीं आ पाता है। उत्तर भारत में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार जैसे राज्यों में अगर उसकी स्थिति इतनी कमजोर है और फिर कहे कि ईवीएम का खेल है, तो जनता नहीं मानती है। ये आपकी अपनी कमजोरी है, उसमें आप उसको टटोलिए, उसको देखिए आप। राधिका खेड़ा जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ी हुई है, जेपी दीवान सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सूर्या जी लगातार जुड़े हुए हैं और लगातार उनकी जो स्माइल है वो बढ़ती जा रही है। राधिका जी, कल तक तो ईवीएम को लेकर सवाल नहीं था जब एग्जिट पोल में महागठबंधन को बढ़त मिल रही थी, और आज ईवीएम को लेकर सवाल। मैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता जिम्मेदारी से हमारी पार्टी स्टैंड नहीं है, निजी है वो बेहतर करते हैं। ना हमने ईवीएम पे कोई सवाल उठाया है इस चुनाव में, और ना हम ये सवाल उठाने वाले हैं। मैं एक बतौर प्रवक्ता आपके चैनल पे ये कह रही हूँ, वो क्या कह रहे हैं मैं नहीं जानती, पर मेरी पार्टी का ये बिल्कुल स्टैंड नहीं है। और अभी तो इलेक्शन कमीशन ने स्वयं कहा है कि 20% ही काउंटिंग हुई है, तो अभी के जो रुझान वही बात राधिका जी, क्षमा कीजिएगा, ये इस तरह के निजी विचार कितने हैं कांग्रेस में? देखिए, ऐसे निजी बयान तो आए दिन हम देखते हैं, भाजपा में भी आते हैं, कोई भाजपा में रोक नहीं, पाता है। मैं ईवीएम की बात कर रहा हूं, अभी काउंटिंग चल रही है, हम भी रुझान बोल रहे हैं, हम भी ये नहीं कह रहे कि परिणाम आ गए हैं, लेकिन उन्होंने ईवीएम को दोष देना शुरू कर दिया। ईवीएम छोड़िए सर, भाजपा में तो सांसद जाके ये कहते हैं कि जय हो करते हैं महात्मा गांधी जी के कातिलों के लिए, तो उनको कोई रोक पाया? उसके लिए तो नहीं, अभी तो उदित राज कह रहे हैं, और उदित राज अगर ईवीएम पर आरोप लगा रहे हैं तो ये मतलब हम ये मान लें कि अब कांग्रेस हार स्वीकार कर रही है। हाँ, मैं आपके फिर में दोहरा रही हूँ, मैंने आपके यहाँ पे पहले ही बात बोली, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता होने के नाते आपको पार्टी का क्लियर स्टैंड बता रही हूँ, और हमारी पार्टी का ये स्टैंड है कि अभी सिर्फ 20% काउंटिंग। इसका मतलब अनुशासन नहीं है, कोई कुछ भी बोले। इलेक्शन जैसे खास दिन जब जीत और हार बहुत मायने रख रही है। फिर एक बात दोहराऊं, इसका मतलब और ये बात उन्होंने पब्लिक डोमेन में कही है, माइक और कैमरे के सामने कही है। तरीके से प्रज्ञा ठाकुर ने भी कहा है कि महात्मा गांधी जी के कातिलों के लिए जय हो करिए, पब्लिक डोमेन में कहा है, सांसद है वो भाजपा की। तो ऐसे बयानबाजी तो लोग नेता करते, कौन रोक पाया है? लेकिन मैं फिर दोहराऊंगी, कांग्रेस पार्टी इस बात को लेके बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि बिहार में बदलाव की तैयार है, और आप देखेंगे अभी सिर्फ 20% रिकाउंटिंग हुई है, और अभी जो रुझान है वो बिल्कुल वैसे रुझान है जो वैसे वरना सुबह 9 बजे आते हैं। आपका कॉन्फिडेंस यानी कि अभी भी बना हुआ है, आप कह रही हैं अभी तो ये शुरुआती रुझान है, यानी शाम होते होते नतीजे बदलेंगे, ऐसा आपका मानना है। लेकिन राणा जी, चूंकि आप तो एडिटोरियल हेड हैं हमारे, आप तो सभी राज्यों पर नजर रखते हैं, बिहार में सरकार बनाने की लड़ाई थी, मध्य प्रदेश में सरकार बचाने की लड़ाई थी, वहां भी दिग्विजय सिंह ने कहा था ईवीएम तो हैक हो जाती है, यानी वहां भी हार का अंदेशा पहले से था। और आज तो बीजेपी को डबल कांग्रेचुलेशंस कर दीजिए। देखिए सूर्य जी हंस रहे हैं। नहीं, बीजेपी मध्य प्रदेश में तो शानदार जीत है बीजेपी की, बिहार में है, और कांग्रेस के लिए सवाल ये है, मैं ये हालांकि आंकड़ा अभी बहुत देर के बाद 100 के ऊपर गया है महागठबंधन का, और 97-96 के आसपास पिछले 1 घंटे से था, अब 105 आ गया है, 125 पे एनडीए है। कमोबेश वो 10-15 सीटों का फासला रहेगा, क्योंकि यह काउंटिंग जो है आधे रास्ते आ गई है, तो बहुत बदलाव इसमें हो जाए इसकी गुंजाइश थोड़ी कम है। बहुत सारी सीटों पर अंतर अभी 1000 का, 500-800 का है, तो उन सीटों पर आप नतीजों में बदलाव दे सकते हैं। तो यह जो अभी रुझान दिख रहा है, नतीजे आते आते बहुत बड़ा बदलाव परिवर्तन कर दें ऐसा नहीं है। लेकिन 2 बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बिहार में कांग्रेस ने जिस तरीके से इस बार चुनाव लड़ा है, हालांकि 70 सीटें उसने ली, और मुझे लगता है तेजस्वी यादव ने यह फैसला बेहतर किया कांग्रेस को अपने साथ रखें। और आप सीपीआई एमएल को देखिएगा, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि सीपीआई एमएल के पास 20 सीटें थीं और 11 सीटें उसने निकाली हैं। सीपीआई एमएल की जितनी जमीन है वो इतनी मजबूत है, जिन सीटों पर उनके कैंडिडेट लड़ रहे थे उन सीटों पर सीपीआई एमएल ने बहुत मेहनत की थी और सीटें चुन करके ली थी। कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी है, कांग्रेस के पास 17 सीटें भी अब आती हुई सी नहीं दिख रही हैं। तो कांग्रेस के पास 2 संकट रहा। ठीक है राणा जी, मैं रोकना चाहूंगा।